तो अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पीओ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या याद करने की, ओल्ड स्टाइल से टी पो। क्या, ओल्ड स्टाइल से टी पो। हम जानते हैं किसी भी ग्रुप में उसका लास्ट एलिमेंट क्या होता है, लास्ट एलिमेंट इज़ रेडियो एक्टिव, लास्ट एलिमेंट इज़ रेडियो एक्टिव। अब ग्रुप 16 में हम जानते हैं क्या क्या आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ये आते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस, है ना। ऐसे ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस, चाल्को प्लस जन, जन मीन्स जनरेशन एंड चाल्को मीन्स ओर, मतलब ओर जनरेटिंग। जिप्सम इज CaSO4.2H2O। अब होता है इप्सम साल्ट। क्या, इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट होता है MgSO4.7H2O। नाउ वी हैव गैलेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, PbS, ये सल्फाइड हो रहा है, जिसमें भी एस होगा लास्ट में, एनायन के फॉर्म में एस होता है, S-2 होता है, इट इज सल्फाइड और। तो गैलेना क्या है, सल्फाइड और। जिंक ब्लेंड क्या है, सल्फाइड और, ये क्या है, ZnS। ऐसी कॉपर पाराइड, ये भी क्या है, सल्फाइड, CuFeS2। तो ये हमको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम साइज़। हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ बढ़ता है ना। ये हर एक ग्रुप में होता है, मतलब नीचे जाए फ्रॉम ऑक्सीजन टू पीओ, तो वहाँ पे साइज़ बढ़ेगा। लेकिन हम एक बात नोटिस करेंगे कि जो ओ का साइज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मतलब ओ का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट कम्स आईपी। आईपी मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईपी। ये क्या होता है, ये हम ग्रुप 17 में भी देख चुके हैं और 18 में भी देख चुके हैं। इसका मतलब होता है कि कौन कितनी आराम से इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन निकालना, इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने आपको ग्रुप 17 में भी बताया था, ये हमको ऑर्डर याद होना चाहिए। क्या, चाहे आईपी हो, आईपी मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, ईए मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ईएन, ये तीनों का ऑर्डर ना बिल्कुल सेम होता है। ये साइज के इन्वर्स होते हैं, मतलब साइज़ बढ़ेगा तो EN कम होगी, ऐसे EA कम होगी और हमारी IP भी कम होगी। ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स, अब IP पढ़ते हैं ढंग से, मतलब तो हम जानते हैं कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है। तो क्या होगा, IP क्या होगी, कम, क्योंकि हम जानते हैं जो बड़ा एटम होगा, जो बड़ा मॉलिक्यूल, जो बड़ा एटम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत आसान होगा क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी। जो छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत टफ होगा, तो हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए छोटे का IP ज़्यादा होगा और बड़े का IP कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया, सही बात है। अब क्या होता है, हम एक चीज़ जानते हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, मतलब जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करेंगे, है ना, तो वहाँ क्या होगा, हम जानते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं PT में, तो हमारा साइज़ कम होता है, तो इट मीन्स हमारा IP बढ़ना चाहिए। मतलब यदि एक ही पीरियड के कोई एटम है, यदि कोई एक ही पीरियड के हमारे पास एलिमेंट हैं, जैसे कि ग्रुप 15 का हमारे पास, ग्रुप 16 का है, ग्रुप 17 का है, ग्रुप 15, 16, 17 है, तो हमारे पास ये होना चाहिए था IP का ऑर्डर है। ग्रुप 15 का क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, 16 का होता है ऑक्सीजन और 70 का होता है F। तो एज़ पर रूल, जो हमारा रूल है क्या, कि भैया साइज़ कम होगा, साइज़ कम होगा तो IP बढ़ेगी, तो हमारी IP ऐसे होने चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यदि किसी के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो उसकी IP बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ग्रुप 17 क्या होती है, NH2NP5 होती है, और इसकी होती है NH2NP4 ग्रुप 14 की, और ग्रुप 13 की होती है क्या, NH2NP3। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे NP3 होता है हमारे पास, यहाँ पे हाफ फील्ड है p ऑर्बिटल। तो हम जानते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का IP बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, तो ये इससे एक कदम आगे आएगी। यहाँ पे हमको एक बात याद रखनी है कि यदि किसी कंपाउंड के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है या फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो वो सिर्फ ऑर्डर के मुकाबले एक एन बस अपने नज़दीकी से एक आगे जाएगा, मतलब एन तो O से आगे हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, मतलब यहाँ पे ग्रुप 17 का हाईएस्ट होगा, फिर ग्रुप 15 का होगा, फिर ग्रुप 16 का होगा, ये लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो मतलब हमारा ये वाला रॉन्ग है और ये वाला सही है कि ग्रुप 15 का IP ग्रुप 16 से ज़्यादा क्यों होता है, एज़ पर रूल ग्रुप 16 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 15
ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, दे हैव हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ड्यू टू हम जानते हैं NH2 NP3 होगा इनका, है ना, NH2 NP3 होगा, तो इनका हाफ फील्ड होता है, तो इसलिए इनका इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इनका IP अपने ग्रुप 16 से ज़्यादा होगा। अब आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम जानते हैं ऑर्डर कि IP हो चाहे EA हो चाहे EN हो, सब साइज़ के इन्वर्स होते हैं। मतलब तो जब हम टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन से PO जाएंगे तो क्या होगा? EA कम होगा। क्यों? क्योंकि साइज़ बढ़ता है। ओके, लेकिन यहाँ भी वही एक बात मैं बता चुका हूँ पहले भी, ग्रुप 17 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि ग्रुप जो हमारा ग्रुप 14 15 16 17 होता है, उसका थर्ड पीरियड का एलिमेंट की ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन सल्फर, तो ऑक्सीजन क्या है? सेकंड पीरियड में है और सल्फर क्या है? थर्ड पीरियड में है, तो सल्फर की ये ज़्यादा होगी। या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पे कम होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ? तो एस की कम होनी चाहिए थी, लेकिन एस की ज़्यादा होती है। कि जनरल ट्रेंड क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे ये कम होगी बिकॉज साइज़ बढ़ता है, और OS में मतलब सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में हमेशा थर्ड पीरियड की ये ज़्यादा होती है। अब आती है EN का सेम ऑर्डर वही कि क्या वही कि IP और EA और EN का ऑर्डर सेम होता है साइज़ के मुकाबले, कि साइज़ बढ़ेगा तो ये तीनों ही कम होंगे। तो सेम EN के साथ होगा क्या? कि टॉप टू बॉटम जाने पे EN कम होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे EN कम होता है। कि पूरे PT में सबसे ज़्यादा EN कौन होता है? हम जानते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F होता है। कौन होता है? F। लेकिन और F के बाद ना सबसे ज़्यादा EN किसकी होती है? O की होती है। तो हमको ट्रिक भी याद होनी चाहिए कि तीन सबसे ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पास फोन FON, ट्रिक क्या है? FON है। इन तीनों की EN सबसे ज़्यादा होती है। F की मैक्सिमम, O की उससे कम और N की उससे कम। एक चीज़ हमें याद रखनी है, ये सभी ग्रुप में आती है, चाहे कोई सा ग्रुप हो, ये चीज़ भी सभी ग्रुप में आती है, सभी ग्रुप में, कि नीचे जाने पे क्या? टॉप टू बॉटम, क्या? टॉप टू बॉटम जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या? टॉप टू बॉटम जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये हमको चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें हमको एक बात याद रखनी है, क्या? कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है जनरली क्या? जनरली नीचे जाने पे क्या? टॉप टू बॉटम जाने पे, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे मतलब ओ से PO जाने पे क्या होगा? बढ़ता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद एटॉमिक साइज। मतलब यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब इसमें एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या हम जानते हैं भैया कि O का सबसे कम होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, S का ज़्यादा, फिर SE का, फिर TE का, ठीक है। PO की हम बात करेंगे नहीं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो भैया एक बात आती है इसमें कि जो O और S का डिफरेंस है ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो इसी पे हमारा क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है? कि देयर इज़ लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका है ना, क्यों होता है? ये क्वेश्चन आता है क्यों होता है? तो होता इसलिए क्योंकि O2 इज, हम जानते हैं O2 ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। O2 क्या होता है? डायटोमिक, मतलब दो O जुड़े हुए हैं आपस में, दो O, ठीक है। अब आता है लेकिन सल्फर क्या होता है? सल्फर एग्जिस्ट एज S8। ये है पॉली एटोमिक। ये क्या है? पॉली एटोमिक, मतलब इसमें आठ सल्फर जुड़े हुए हैं आपस में, बॉन्ड बना रहे हैं। सोचो, जो दो लोग बॉन्ड बनाएंगे उनको तोड़ना ईजी होगा, और जो 8 लोग बॉन्ड बनाएंगे उनको ब्रेक करना टफ होगा। अब समझते हैं डिफरेंस क्या होता है। हम NCERT की बात करें, ये हमको डाटा याद नहीं करना है, बस ऐसे समझाने के लिए कि O का मेल्टिंग पॉइंट 55 दे रखा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 है, लेकिन सल्फर का क्या है? 393 देखो। तो मतलब देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका 55 है ऑक्सीजन का, लेकिन सल्फर कितना है? 393। और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का 90 है और सल्फर का 718 है, ठीक है। तो ये हमको याद नहीं करना है, केल्विन में है ये सब। नेक्स्ट कम्स OS, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम जानते हैं भैया कि इनकी जनरल OS क्या होती है? -2। क्या होती है? -2। और इनकी अदर OS क्या होती है? +2 +4 +6। इसमें भी +4 +6 ज़्यादा मिलती हैं, +2 बहुत कम मिलती है। जानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, SO2 है, इसकी OS क्या होगी? O की -2 होती है, तो 2 है तो 4 हो गई। SO3 क्या होगी? +6। और H2S में क्या होगी? HS +1, तो 2 है तो इधर -2 हो जाएगा, -2। अगर आपको OS निकालना ना आता हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको OS की
या फिर रेडॉक्स की अलग वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक चीज़ और मैं पढ़ाऊँगा आपको कि व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, क्या व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, तो हम जानते हैं इसकी दो होती हैं ओएस, +6 +4 होती हैं जो ज़्यादा मिलती हैं। तो +6 की तो स्टेबिलिटी कम होती है और +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बोलता है कि किसी भी ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो छोटी वाली ओएस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि ग्रुप 13 में होता है, वहाँ पे +1 +3 मिलती हैं, वहाँ पे +1 +3 मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलती है 16 में +4 +6। तो +4 नीचे बढ़ेगा और +6 कम होगा। मतलब यदि टी की बात करें, टी की, तो उसमें +4 स्टेबल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू +6, ठीक है। और सल्फर में +6 विल बी मोर स्टेबल देन डेट ऑफ +4। मतलब नीचे जाने पे छोटी लो ओएस ज़्यादा स्टेबल होती है, इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंपल सा है, ठीक है। जब आपको ग्रुप 13 पढ़ाऊंगा या कोई और पढ़ाऊंगा तब भी आपको ये डिस्कस करूंगा। अब आता है हाइड्राइड। क्या हाइड्राइड, हमें एक बात याद होनी चाहिए कि लाइफ में हमको कभी भी हाइड्राइड दिख जाए, जब भी हम हाइड्राइड का नाम सुने, दिमाग में मेरी एक चीज़ आनी चाहिए। जब मैंने ग्रुप 17 भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या, हाइड्राइड की एक खास बात होती है क्या, चाहे हम लेफ़्ट टू राइट जाएं पीरियड में, चाहे हम टॉप टू बॉटम जाएं, हमेशा हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कितना सरप्राइजिंग है कि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीटी में तो साइज़ कम होता है, सही बात। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, लेकिन हमारा ऑर्डर सेम आएगा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसे याद कर लो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये में लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम, या तो आप टॉप टू बॉटम जाओ ग्रुप में, यू मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेट्स विल इंक्रीज। तो सेम ऑर्डर आएगा H2O H2S H2SC H2TE। तो नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम आता है क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। क्या थर्मल स्टेबिलिटी, कि जो जितना छोटा होगा वो छोटे के साथ स्टेबल, छोटा छोटे के साथ स्टेबल। ये सब ट्रिक है, ये सब ट्रिक हैं और मेरी रिएक्शन की ट्रिक हैं, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। जो जितना छोटा होगा, जो जितना छोटा होगा वो छोटे के साथ खुश रहेगा। मतलब छोटा छोटे के साथ स्टेबल। क्या, छोटा छोटे के साथ स्टेबल। हम जानते हैं हाइड्राइड एच माइनस का छोटा होता है, तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल। तो हम जानते हैं इसमें छोटा कौन सा होता है, छोटा कौन है इसमें, OSSE और TE में तो छोटा है, O सबसे छोटा होता है। तो इसके साथ H खुश रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। इट मीन्स हम जानते हैं टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये लिखा हुआ है क्या कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम, हाईएस्ट विल बी डेट ऑफ H2O। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है अबाउट रिड्यूसिंग करेक्टर। तो हमको एक बात याद रखनी है, हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं क्या कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है क्या कि दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर, हाँ कि ना। तो सिंपल फंडा याद कर लो कि जो मेटलिक करेक्टर होगा वो नीचे जाने पर बढ़ता है, और मेटलिक करेक्टर क्या होता है, इट मीन्स वो कंपाउंड विल बी रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी हम जानते हैं, तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर मेटलिक करेक्टर बढ़ता है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये हमारा IIT और जी मेंस में आ चुका है, और NCERT का भी ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है कि भैया H2O तो होता है लिक्विड बट H2S इज गैस, ऐसा क्यों। मतलब H2 लिक्विड है लेकिन H2S गैस होता है। हम जानते हैं कि H2 के पास क्या होती है, H2O हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2 के पास क्या होती है, H2O हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम जानते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि हाइड्रोजन अटैच्ड विद FON। क्या, हाइड्रोजन अटैच्ड विद FON, अटैचेस विद FON। क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा कि H2 लिक्विड क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्मॉल साइज, हम जानते हैं O का साइज बहुत कम होता है, वो पानी को अट्रैक्ट कर लेगा। छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा पानी को अट्रैक्ट कर लेगा और बहुत ज़्यादा उसका हाइड्रेशन हो जाएगा। तो डेट्स ऑल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन मतलब O2 क्या होती है, कलरलेस। ये बात हमको याद रखनी है। तो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। तो इसमें से आपको कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी है, सबकी मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं और उन ट्रिक्स को आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब भी आपको यहाँ शॉर्ट में बता दूंगा, शॉर्ट में, लेकिन और ढंग से जानने के लिए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन रिएक्शन का
विद इन सेकेंड कर सकें तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। तो पहला आता है KClO3, Ag2O, HgO, H2O2, PbO2, ठीक है। इनके रिएक्शन आते हैं, इनको हीट किया, तो वहाँ पे हमको ये याद नहीं करनी है, हमको बस इन रिएक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए। कि तो हम जानते हैं KClO3, मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रिक में लाइक ClO3, Cr2O7, MkMnO4 विद मेटल, देन O2 इज रिलीज्ड, देखो O2 निकल रही है, O2 निकल गई तो क्या बचा, KCl बचा, हाँ कि ना। फिर आता है Ag2O और HgO, हम किसी ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या निकलता है, O2, मतलब उसका ऑक्साइड और O2 निकलता है हमेशा, ठीक है। शॉर्ट में बता दिए, शॉर्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, AgO बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, AgO प्लस O2। लेकिन होता क्या है ना, हम जानते हैं हापा के साल्ट HAPA, HgAgPtAu, हापा के साल्ट क्या होते हैं, दीज आर अनस्टेबल, वो हमेशा खुद अकेले रहना चाहते हैं। जैसे कि Ag है तो Ag नहीं AgO बन के रहेगा, हमेशा वो अकेला Ag बन के रहेगा। इन द सेम वे Hg विल, वो भी अकेला रहेगा, Hg भी अकेला रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Hg बन गया O प्लस O2। नेक्स्ट कम्स H2O2, सिंपल, ये भी H2O प्लस O2, हाँ कि ना। ऐसे PbO2, वही कोई भी ऑक्साइड को हीट करेंगे क्या बनेगा, उसका मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो PbO2 तो PbO प्लस O2। सिंपल ट्रिक्स है याद, सही, हमको सही प्रिपरेशन याद हो गई। अब क्या होता है इंडस्ट्रियली, क्या यदि हमको इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन को हमको प्रिपेयर करना है, यदि हमको इंडस्ट्रियली O2 को प्रिपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे। ये सब रिएक्शन तो लैब की थी, कैसे करेंगे, हवा से, कोई हवा फ्री में मिलती है। तो हम जानते हैं हवा में क्या होगी, हवा में O2 भी होगी, N2 भी होगा, H2 भी होगी और CO2 भी होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें से हवा को लेंगे, तो हवा में से हम CO2 और H2O को रिमूव कर देंगे। हाँ, एयर से हम H2O और CO2 को रिमूव कर देंगे, बचा क्या, O2 और N2। अब क्या करेंगे, इनका हम फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन करेंगे, जिससे हम इनको सेपरेट कर लेंगे और हमको O2 मिल जाएगी, ठीक है। तो O2 है ना, O2 हमको मिल जाएगी। अब क्या होता है, अब आती है रिएक्शंस, आती है O2 की, क्या आती है रिएक्शंस। तो O2 क्या होता है, O2 आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा, रिड्यूस। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, मतलब OS को बढ़ाना, क्या, OS को इंक्रीज करना, OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो हमको ये रिएक्शन भी याद नहीं करनी है, सिंपल है। अब Ca है, क्या, कैल्शियम, यहाँ पे इसकी OS क्या है, 0, तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू CaO, क्या, CaO। ऐसे Al विल कन्वर्ट इनटू Al2, 3, यहाँ पे +2 हो गई इसकी, यहाँ +3 हो गई। P4 क्या, यहाँ पे 0 है इसकी OS, है ना, तो ये क्या हो गया, P4O10 हो गया, P4O10। C विल बी कन्वर्ट इनटू CO2 बिकॉज C 0, CO2 इज +4। Zn क्या होगा, ZnO 0 +2, CH4 विल कन्वर्ट इनटू CO2। ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है, किससे, O2 से। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ H, ये मतलब होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। तो हमने H रिमूव किया और O ऐड कर दिया, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये रिएक्शन पड़ी है, ये हमको याद नहीं करनी है, बस एक देखना ही कैसे होती है ना, पता है, सिंपल है। तो इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन डायरेक्ट किया, इनमें डायरेक्ट O2 ऐड किया और इनका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। PT और AU, इनसे ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं कर पाती है, इनको क्या बोलते हैं, नोबल एलिमेंट, PtAU। तो हमने ग्रुप 17 में पढ़ा था कि PtAU किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक्वारिजिया। तो याद कर लेना, ठीक है, एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया इज HNO3 प्लस HCl, 3:1 में 3 क्या होगा, HCl, 1 क्या होगा, HNO3, ठीक है। तो दे विल फॉर्म कंपाउंड भी याद रखते हैं, क्या बनता क्या है, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो PT विल फॉर्म PTCl6 -4 एंड AU विल फॉर्म AuCl4 -2, ओके। कंपाउंड भी हमको याद रखने हैं, वहाँ देख लेना, ठीक है। अब क्या होता है, इनसे तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, इनसे डायरेक्टली रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होती है, कुछ रिएक्शंस वो डायरेक्टली नहीं हो पाती हैं, उनके लिए हमको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, SO2 में O2 ऐड किया, क्या बनेगा, SO3। तो दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो V2O5 इज कैटलिस्ट हियर, इसे क्या बोलते हैं,
कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है V2O5, और रिएक्शन कौन सी है SO2 में O2 ऐड किया तो क्या बना SO3। नेक्स्ट कम्स अगेन इंपॉर्टेंट डेकन प्रोसेस, क्या डेकन प्रोसेस, इसको हम ग्रुप 17 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये भी क्या करेगा HCl है, HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 गिव Cl2। सिंपल, यहाँ पे क्या है SO2 क्या थी +4 थी, अब कितनी हो गई +6, क्यों O2 की वजह से, बिकॉज O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी HCl क्या है इसमें -1 है और Cl2 क्या है 0, तो क्या किया ऑक्सीडेशन किया, तो O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। क्वेश्चन आता है कि डेकन प्रोसेस में, तो डेकन प्रोसेस में हमारा कैटलिस्ट क्या है CuCl2 और कॉन्टैक्ट में क्या है V2O5। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स, क्या पढ़ेंगे ऑक्साइड्स। तो हम इसमें रिएक्शन पढ़ते हैं, एक SO2 प्लस H2 क्या बनेगा H2SO3। ट्रिक क्या है हम जानते हैं, जब कभी भी हम पानी ऐड करते हैं, जब कभी भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे क्या है +4, यहाँ पे क्या है +4। ऑक्साइड कैन बी सिंपल ऑक्साइड एंड ऑक्साइड कैन बी मिक्स्ड ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड कौन से होते हैं, सिंपल ऑक्साइड वो होते हैं जिनको हीट करने पर सिर्फ एक ही तरह का ऑक्साइड मिलेगा, जिनको हीट करने पर सिर्फ एक तरह का मिलेगा ऑक्साइड। और मिक्स्ड वो होते हैं जो कि हीट करने पर दो अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाएंगे। तो हमको इसमें से ना ये मिक्स्ड ऑक्साइड याद करना है, दो होते हैं बस Pb3O4 और Fe3O4, क्या Pb3O4 और Fe3O4 है ना। जैसे कि आप एग्जांपल इसको हम हीट करेंगे Pb3O4 को, तो क्या बनेगा ये PbO बनाएगा और PbO2 बनाएगा, आगे ना। और ऐसे Fe3O4 को करेंगे हीट, इसको हीट करेंगे तो ऐसे Fe और Fe2O3, तो अलग अलग ऑक्साइड बनाएगा हीट करने पे। और सिंपल सिर्फ से एक ही यही है, तो यही टूट जाएंगे बस Mg+O2 में, ठीक है, ये हो गया। अब होता है इसमें हमको मिक्स्ड ऑक्साइड याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल Pb3O4 और Fe3O4 कि जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, क्या जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर, हमेशा हमेशा हमको याद रखना है, क्या दीज आर एसिडिक इन नेचर। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, क्या जनरली। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एक बात हमको ध्यान रखनी है, क्या यदि मेटल की हाई OS है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है, तो वो भी क्या होगा, वो भी एसिड की तरह बिहेव करेगा, वो भी एसिड की तरह बिहेव करेगा। एग्जांपल क्या है Mn2O7 CrO3 V2O5, देखो Mn की क्या है +7 +6 +5 ये अपने बहुत बहुत हाई OS में है, तो इनका नीचे क्या होगा एसिडिक। अब होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, क्या न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ना ही सिर्फ इस चैप्टर में, मतलब पूरी केमिस्ट्री में, क्या पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 4 होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। होता है H2O CO N2O NO, क्या H2O CO N2O NO, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक मीन्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करें, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करें उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल क्या है Al। वैसे बहुत सारे होते हैं जो कि एम्फोटेरिक बनाते हैं ऑक्साइड, उनको कभी और पढ़ेंगे। अभी आप एक याद कर लो, क्या एल्यूमिनियम, क्या याद कर लो एल्यूमिनियम। तो दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, तो हमको इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए। मतलब वही हम ऑक्साइड लेंगे Al का तो Al2O3 और Al2O3, तो एसिड लेंगे फिर बेस लेंगे, तो हमने एसिड लिया HCl, बेस लिया NaOH। तो हमको बात ये याद रखनी है कि जब हम एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है Al H2O6+3, और जब हम बेस से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है AlOH6, क्या बनता है AlOH6 बनता है। मतलब सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या है HCl, तो ये अपना H+ देगा, क्या देगा H+ देगा। अब डायरेक्ट H+ तो इसमें रिएक्शन करेगा नहीं, तो H2 बन जाएगा, क्या बनेगा H2O। लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा OH-, तो यहाँ पे OH- ही लिगेंड की तरह काम करेगा। और दो इन बोथ केस इसकी OH क्या होगी Al की क्या होगी +3 होगी, क्या होगी Al की OH क्या होगी +3, तो हमको ये हेल्प करेगा याद करने में। तो Al विल बी Al विद HCl, Al2O3 विद HCl विल फॉर्म AlH2O6+3 एंड Al2O3 विद NaOH फॉर्म्स AlOH6-3। डी ब्लॉक में ये बताऊंगा KMnO4 की प्रिपरेशन, वहाँ बताऊंगा कि KMnO4 होता है KMnO4 मतलब इसमें आयन कौन सा है KMnO4 में MnO4-, इट मीन्स पर मैग्नेट आयन, क्या पर मैग्नेट आयन। और ये हमारा जो दूसरा कंपाउंड है K2MnO4, इसमें आयन क्या है MnO4-2, तो ये होता है मैग्नेट आयन। तो ये दोनों भाई, दीज आर भाई बहन, इनको मैं भाई बहन बोलता हूँ। क्या KMnO4 के लिए भाई बहन कौन है K2MnO4, और K2Cr2O7 के लिए कौन है K2Cr4, ये भाई बहन है। तो इनको जब भी आप रिएक्शन करेंगे ना तो आपको ये अवश्य मिलेंगे, ठीक है। तो याद कर लो क्या कि जब हम KMnO4 को हीट करें
और जब हम K2Cr2 को हिट करें तो क्या बनता है, तो व्हेन वी हिट KMnO4 वी गेट K2MnO4 जो उसकी बहन है प्लस MnO2 प्लस O2। अब O2 किस में निकलेगा, तो ये भी मेरे ट्रिक से होगा। हम जानते हैं क्या, जो भी आपके ऑक्सीडाइजिंग आयंस होते हैं, क्या जो भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एनायंस होते हैं, लाइक MnO4 माइनस, लाइक MnO4 माइनस, Cr2O7 माइनस 2, ये सब और है ना, और भी होते हैं। दीज विथ मेटल आयन, ये मेटल इज के, दीज गिव ऑक्सीजन, दीज गिव ऑक्सीजन। तो एग्जाम में यही आएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हीट करने पे पूरा आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इन कम से कम इन दो की। तो इट फॉर्म्स K2MnO4 प्लस MnO2, क्या प्लस MnO2। इन द सेम वे K2Cr7 को हीट करते हैं तो वी गेट K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, O2 मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वी आर हीटिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एनाइन विद अ मेटल, हाँ कि ना। तो इसमें वी गेट Cr2O3 विच इज़ ग्रीन इन कलर। अब इसकी खास बात क्या है Cr2O3 की, जो भी हम पटाखे यूज़ करते हैं ना उनमें Cr2O3 इज़ यूज्ड, उसमें Cr2O3 इज़ यूज्ड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओजोन, ओजोन इज़ O3। अब क्या होता है हमारे नेचर में O2 और ओजोन में, क्या ऑक्सीजन एंड ओजोन में क्या होता है, दे आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब O2 से O3 बनता है और O3 से O2 बनता है। तो यदि हमको ओजोन प्रिपेयर करना है, क्या यदि हमको ओजोन प्रिपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, यदि हम O2 को ले लेंगे तो O2 विल गेट कन्वर्ट इनटू ओजोन। यदि हम इसको अपने आप ऐसा होने देंगे तो क्या होगा, वापस ओजोन विल कन्वर्ट इनटू O2। तो ओजोन को वापस O2 में कन्वर्ट ना होने के लिए हम क्या करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज़ करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इससे बस 10% O2 ही ओजोन में कन्वर्ट हो पाती है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही कम हमको ओजोन मिल पाएगा। तो यदि हमको मोर देन 10% कन्वर्जन करना, ज़्यादा ओजोन प्रिपेयर करना है, तो वी शुड यूज़ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स, क्या बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स, ये हमको याद रखना है। एक बात मैं भूल गया कि जब O2 से O3 बनता है तो दिस रिएक्शन व्हेन गो फॉरवर्ड, मतलब O2 से O3 बनता है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। और जब O3 से O2 बनता है तो डेट इज नेगेटिव, मतलब हाईली एक्सो, मतलब जब ओजोन से O2 बनता है ना तो बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी निकलती है एंड इट कैन बी एक्सप्लोसिव, है ना। इसलिए जब भी हम किसी भी बोतल में स्टोर करते हैं तो बार बार कहीं भी इसको स्टोर करते हैं तो वहाँ पे इसका हम एस्टिमेशन करते रहते हैं कि कहीं ये डेंजरस लेवल से ऊपर तो नहीं हो गया। हाँ, वी हैव O3, तो O3 ब्रेक डाउन इंटू O2 प्लस O। अब जब हम जानते हैं O3 ब्रेक डाउन इंटू O2 प्लस O, तो O क्या होता है, सिर्फ O इज़ नेसेंट ऑक्सीजन, क्या O इज़ नेसेंट ऑक्सीजन। और जब भी आपको नेसेंट ऑक्सीजन दिख जाए इट मीन्स इट विल एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, इट विल एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। हमको एक बात ये भी याद रखनी है, क्या कि O2 की तरह O3 विल आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हो गया। अब क्या आता है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्यों करते हैं बता चुका हूँ, क्योंकि जब O3 स्टोर करते हैं ना तो O3 कन्वर्ट इनटू O2 कन्वर्ट इनटू O2। यदि ऐसा होता है तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो बहुत अमाउंट में हीट निकलती है एंड डेट कैन बी हार्मफुल बिकॉज ये एक्सप्लोजन कर सकती है। तो इसलिए इसको हम बार बार इसका एनालिसिस करते रहते हैं। कैसे करेंगे, हम O3 को लेंगे, हम एक किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट में O3 को लेंगे, कम लेंगे O3, और हम इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, एक्सेस ऑफ के आई को हम बहुत लेंगे, किसमें, इन बोरेट बफर में लेंगे। तो क्या होगा, हम जानते हैं O3 क्या होता है, O3 इज आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आई क्या है इसमें -1 में है, तो इट विल ऑक्सीडाइज I माइनस इंटू I2 क्या होता है 0 OS। तो ये O3 के को I2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन क्या होगा, ये इसको जब तक कन्वर्ट कर पाएगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ओजोन एक्ट एज लिमिटिंग एजेंट, क्या ओजोन एक्ट एज लिमिटिंग एजेंट, ठीक है। तो के तो हमेशा रहेगा क्योंकि एक्सेस में है वो, तो O3 एक्ट एज लिमिटिंग एजेंट। तो जितना I2 बनेगा मतलब उतना ही O3 कंज्यूम हुआ है। तो इसके हम क्या करेंगे, अब I2 को, नाउ हम I2 का क्या करेंगे, हम I2 का वी विल डू टाइट्रेशन विद Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, क्या सोडियम थायोसल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट है क्या, हाइपो, क्या बोलते हैं, हाइपो। हमारी हाइपो से मुलाकात कहाँ पे होगी, इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, याद रखना है। हाइपो भी याद कर लो, हाइपो क्या होता है Na2H2O3। तो हम I2 का टाइट्रेशन कर देंगे Na2H2O3 से और हमको ओजोन का मात्रा पता पड़ जाएगी, ठीक है। अब आता लास्ट टॉपिक ओजोन का, कि जेट प्लेन, हम जानते हैं हाँ जेट प्लेन उड़ते हैं ना,
तो कौन सी गैस निकालते हैं, वो निकालते हैं NO गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो NO गैस निकालते हैं। हम जानते हैं कि हम पढ़ते हैं जब जब हम इन्वायरमेंटल इशू पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते हैं कि भैया ओजोन का डिप्लीशन क्यों होता है, ड्यू टू फ्रियोन्स, जो कौन निकालता है, AC एंड रेफ्रिजरेटर, हाँ कि ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन साथ में जो जेट प्लेन होते हैं ना, जो उड़ते हैं, या फिर सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं, वो भी गैस निकालते हैं, कौन सी, NO, क्या, NO। तो क्या होता है, NO क्या होता है, NO जब निकलती है वहाँ से तो वो ओजोन से रिएक्ट करती है, तो वो ओजोन से रिएक्ट करती है। वो क्या करती है, हम जानते हैं ओजोन क्या होता है, ओजोन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन क्या कर देगा, NO को, इट विल कन्वर्ट NO इंटू NO2, +2 से +4 ले गया, एंड इट विल कन्वर्ट इंटू O2, ठीक है। तो क्या होगा, अब ओजोन की मात्रा कम होती रहेगी और O2 की मात्रा बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा, हमारा ओजोन वहाँ पे कम हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे डिप्लीशन ऑफ ओजोन होता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन टेक प्लेस ड्यू टू NO रिलीज्ड बाय जेट प्लेन।